बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी ज़्यादा टाइम नहीं आप लोगों का लूँगा, सिर्फ तकरीबन 25 to 30 मिनट्स में मैं इसको कवर कर दूँगा ताकि आप लोग घर जाके अपना पढ़ने वाले बने। अच्छा देखिए सर, ये मॉक जो आज आपको दिया गया था ये एक फुल फ्लेज प्रैक्टिस थी। आपके इम्तिहान था किस किस चीज़ का, आपकी आदत का कि क्या वाकई पेपर में रह के 3 घंटा परफॉर्म कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जनरली मैंने बहुत से बच्चे देखे हैं, मैंने खुद आप लोगों को ऑब्ज़र्व किया है, आप लोगों ने भी देखा है कि मैं मॉक शुरू होने के बिल्कुल थोड़ी देर बाद ही आ गया था और मैंने यहाँ पर यही ऑब्ज़र्व किया कि बच्चा 1-1.5 घंटा पेपर करने के बाद ना आवाज़ आ नक चढ़ गए सन कि यार आवाज़ आ रही हो गई थी। सर देखिए मेरी बात सुने, आपने सीखना है। एक बच्चा है उसने कहा कि सर मेरा बिल्कुल दिमाग में आ ही नहीं रहा, क्या करना है कैसे करना है सर, थ्योरी का पोर्शन मुझे बिल्कुल नहीं हो रहा। रात नहीं सोया, पढ़ता रहा है और सुबह दिमाग काम नहीं कर रहा। इसका मतलब यह है कि सर आपको ये चीज़ सीखनी है। सर जी ये एक फुल फ्लेज रिहर्सल है और आपको पूरी किताब भी आती है लेकिन आप रात नहीं सोए, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा, आप उड़ जाएंगे, पेपर में फारिग हो जाएंगे। सर जी मेरी बात समझ आ रही है, ये चीज़ें नोटेबल हैं। आज पूरा पेपर अटेम्प्ट करके जो जो आपने सीखा, आप लेट आए तो सर आपने आज सीखना इससे भी कि भाई मुझे लेट नहीं आना चाहिए था, टाइम पे आना चाहिए था। आपने पेपर अटेम्प्ट किया, सर अगर आई कि मैं आपको पेपर 15 मिनट लेट मिला तो आपका नुकसान नहीं होगा, ये पक्की बात है। आपने पेपर अटेम्प्ट किया, पेपर अटेम्प्ट करते हुए पैनिक कर गए, पेपर अटेम्प्ट किया और आपने पहला सवाल हल करने लगे, आप परेशान हो गए। सर हमने तो आपको मैं पहले बताता चलूँ कि पास पेपर सेशन जो मैंने कंडक्ट किया था वो सुपर इम्पॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से पेपर को हल करना है, सुपर इम्पॉर्टेंट है। आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। मैं जब आज आपके अब ये सारा पेपर आपने कर लिया ना, अब इसको डिस्कस कर लेते हैं। मैं जब इसको देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यार ये पहला, अगर मैं बात करूँ इसकी, पहला पेज, दूसरा व्यू में अगर इसमें हमारे पास ऑप्शन आ जाए, आप लोगों के पास पेपर मौजूद है, मैं इसको इसी तरह ही डिस्कस करता हूँ। कौन कौन से सवाल है, जब मैंने इनिशियल रीड किया तो मैंने आइडेंटिफाई करना था वो एरिया जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा आता है, जो हलवा है। मेरे मुताबिक इस पेपर में कुछ चीज़ें बड़ी ही आसान थी जो मुझे पहले पिक करनी चाहिए थी। सर ये पूरा पेपर जब मैंने 8 सवाल देखे, 8वां भी देखा कैटेगरी 2 का सवाल था, 7वां बड़ा न्यूमेरिकल है कैटेगरी 3, छठा सर जी होल्डिंग टेम्पररी रजिस्ट्रेशन, पक्का रट्टा लगा होना चाहिए, कैटेगरी 1, कॉटेज इंडस्ट्री कैटेगरी 1, व्हाट सर्कमस्टेंसेस द पर्सन मेकिंग द टैक्सेबल सप्लाई जॉइंटली और सेवरल। सर ये 6 से 5 11, मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं इस पर फौरी कैटेगरी 1 लगा के खुश होता कि ये 11 नंबर का तो मुझे पक्का आता है। ये छठा सवाल देखा, ये कैटेगरी 1 का है, नीचे वाला कैटेगरी 3 का सवाल था। फिर ये वाला सवाल देखा, ये भी बड़ा सवाल था, कैटेगरी 3 है ये सर। फिर ये वाला देखा सर, रेजिडेंट पर्सन कैपिटल एसेट है 5% ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट सिचुएटेड इन पाकिस्तान, गिव एक्सेप्शन। एक तो 1-1.5 लाइन वाला जो सवाल होता है ना, इसको तो आपको पता होता है ये रट्टा ही आना है। और सर ये 8 मार्क्स का सवाल था, डीम्ड इनकम वाला। मेरे मुताबिक मैं इसको कैटेगरी 1 लिखता हूँ। नीचे आ जाइए, ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग और बेनिफिट्स अवेलेबल क्या है, क्रेडिट मिलेगा 8 और 6 14, 14 और 11 25। सर ये सवाल है जिन्होंने आपको पहले आधे घंटे में कॉन्फिडेंस देना है। आपने पहले आधे घंटे में अगर ये वाला, पहले आधे घंटे में अगर आपने ये वाले 25 नंबर कर लिए, यकीन माने आप फेल नहीं हो सकते, क्योंकि आपको फील आ जाती है ना कि यार मैं तो आधा पास कर गया हूं पेपर, अभी आधा घंटा गुजरा, अभी 2.5 घंटे बाकी हैं।
और 75 मार्क्स बाकी हैं और आपने 25 गेन करने। मुश्किल नहीं होगा सर, अभी गेम खत्म नहीं हुई, आगे आ जाइए ऑब्जेक्टिव्स। सीधा सीधा सवाल आ गया 4 मार्क्स का। लो सर, आगे आ गया एनएफसी सर जी, 25 और 8 33 मार्क्स। स्पेशल ऑडिट पैनल, मेरे मुताबिक ये भी कैटेगरी 1 वाला सवाल है सर। एपलेट ट्रिब्यूनल में उसने बताया टाइम पीरियड विद विच एन अपील कैन बी फाइल्ड बाय सुभाना एपलेट टू एपलेट ट्रिब्यूनल। सर कितने दिन के अंदर अंदर थी सर? 60 डेज के अंदर अंदर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्डर जो हो सकते हैं, फिर उसके बाद इंश्योरिंग अनड्यू हार्डशिप के लिए वो स्टे ऑर्डर दे सकते, एक एक मार्क्स के। सर मैं तो इसको कैटेगरी 1 कहता हूं सर, ये भी कैटेगरी 1 के सवाल है। 1 2 3 और डिस्कस द ऑप्शंस अवेलेबल, ये और लॉस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एपलेट ट्रिब्यूनल, फिर रट्टे वाला सवाल। सर 33 पर पहुंच गया था ना मैं, और हाँ जी ये सर 1 2 3 4 4 और 3 7 और 3 10, 33 और 10 43, 43 मार्क्स का पेपर है मेरे मुताबिक। सर ये 43 मार्क्स आप आराम से पहले 1 घंटे में, 50 मिनट से 1 घंटे में हासिल कर सकते हैं। अभी मैंने किसी मुश्किल सवाल को टच नहीं किया, अभी मैंने ट्रिकी एडजस्टमेंट्स नहीं देखी, अभी तो न्यूमेरिकल का नाम भी नहीं मुझे पता कौन सा है। और मैं 43 में से अगर आप इसमें से 35 नंबर ले जाए ना सर, आपको कोई फेल नहीं कर सकता पेपर में। यही आर्ट है, यही अप्रोच है जो मैंने बार बार सिखाई। लो सर, और अभी इसके बाद आ गया आपके पास ये 18 मार्क्स का आफरीदी सैलरी वाला सवाल। यार किन्ना भी बंदा माड़ा तैयार होए, वो 18 इंच 10 भी ना आएंगे सर। सीधी सीधी सैलरी वाली एडजस्टमेंट भी ना करोगे, सिंपल सीधी बातें तो होंगी ना। मैं कहता हूँ एक बंदा जिसने सिर्फ चैप्टर पढ़ा हुआ है और 4-5 न्यूमेरिकल किए हुए हैं, बिल्कुल हल्का तैयार करके भी 18 में से 9-10 नंबर लेने उसके लिए मुश्किल। मैं तो लंबी डिटेल में जा ही नहीं रहा, मैं तो बात ही ये कर रहा हूं कि यार ये बिल्कुल आप एक मुनासिब तैयारी के साथ गए हो तो आपने कैसे पास होना है। 18 में से 15 नंबर आराम से लिए जा सकते हैं, कीपिंग इन माइंड के यार आप पैनिक कर गए, परेशान हो गए, नहीं सवाल हल हुआ, सैलरी का न्यूमेरिकल दे के ही जाता है। सैलरी का न्यूमेरिकल ही ऐसा होता है जिससे मार्क्स निकालने आसान होते हैं। सर 18 मार्क्स का था, अगर आप 43 में से 35 एक मार्क्स उसमें ले चुके हुए हैं तो इसमें से 10 नंबर निकालना कोई मुश्किल नहीं है। और याद रखिएगा, मैं बार बार ये बात कहता हूँ, पेपर के दौरान कॉन्फिडेंस बहाल रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने सवाल हल ही वो शुरू करना है जो आपको आता है, किसी पंगे वाले सवाल में जाना ही नहीं, कैटेगरी 3 वाला सवाल करना ही नहीं है। आपने पहले कौन सा सवाल हल करना है? कैटेगरी 1 वाला, जो सीधा सीधा 1-1 2-2 लाइनों का सवाल है, जो बिल्कुल सीधे सीधे सवाल है जिसमें रट्टा काम आ जाएगा। कैटेगरी 1 वाला सवाल हल करने के बाद फिर आपने कैटेगरी 2 वाले सवाल पे जाना है। अब इस पेपर में कैटेगरी 2 वाला जो सवाल था मेरे मुताबिक वो तो हमने ये 7 तो सेल्स टैक्स है, हाँ ये वाला सवाल था, ये 4 नंबर का, ये मिनिमम टैक्स रिजीम का सवाल था। एक केस में 1/22/500 को ये इंक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स है, डिवाइड बाय 1.17 करेंगे। चूंकि मिनिमम टैक्स रिजीम में हमने टर्नओवर जो है सेक्शन 137 टर्नओवर पे टैक्स देना होता है, ये इंक्लूसिव है, इसको डिवाइड बाय 1.17 करेंगे तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी 100 मिलियन से ज्यादा होनी चाहिए। पढ़ा था ना, जब ये 122 को डिवाइड बाय 1.17 करेंगे 100 मिलियन से ज्यादा होगी, लेकिन 111 को जब डिवाइड बाय 1.17 करेंगे तो ये 100 मिलियन से, उस पर ये वाला रूल अप्लाई नहीं होगा। यानी केस 2 पर मिनिमम टैक्स वाला रूल अप्लाई नहीं होना था और केस 1 पर होना था। 4 नंबर का सवाल है कैटेगरी 2 का। मैं कहता हूं
हो सकता है आप पिक ना कर पाए, आपको ना समझ आए, जितना जिस वक्त हो वो आप अटेम्प्ट करें। लेकिन वो जो 43 पहले लिए ना, जिसने वो 43 ले लिया ना, वो यकीन माने पेपर में पहले घंटे में उस कॉन्फिडेंस पे आ जाएगा, इंशाल्लाह उसका पेपर निकल जाएगा। यही आपको सिखाना चाह रहा हूँ सर। इसके बाद 3 सवाल थे। मुझे सेल टैक्स वाला न्यूमेरिकल भी आसान लगता है मिसाल के तौर पे, और सैलरी वाला भी, जो रिलेटिवली आपको ज़्यादा इजी लगे आप पकड़ें। सेल टैक्स का सवाल है, एक है तैयारी, एक है ऑन द स्पॉट पेपर। कौन सा आसान आया है? सवाल कौन सा आसान है? क्या भैया वो सेल टैक्स का ऐसा सवाल बनाए आपसे हो ही ना, सैलरी का बड़ा, बिजनेस का बड़ा आसान बना दे। तो सर ऑन द स्पॉट ये कार से नहीं सोच के चल जाना कि नहीं मैं पहले सैलरी को, पेपर पढ़े ना, पेपर पढ़ के आपको अंदाजा होगा कि यार मुझे कौन सा आसान लग रहा है। सर उस वक्त जो आपको आसान लगेगा आप वो करें। और सर जी मेरी बात समझ आ रही है? यही टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपके लिए जरूरी हैं। आपको पेपर देख के लगा कि सैलरी वाला सवाल आसान है, सैलरी वाला शुरू कर दिया। आपको देख के लगा नहीं बिजनेस वाला सवाल, वो क्या कहते हैं सेल टैक्स वाला आसान है, वो शुरू कर दिया। सवाल शुरू करें, सवाल को कंप्लीट करें, दूसरा सवाल शुरू करें। ये दोनों सवाल आपको कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट, सर पेपर एक कंफ्यूज करने के लिए एक एडजस्टमेंट भी बड़ी होती है। जो बंदा पढ़ के कहे कि यार ये एड होग अलाउंस का मैं क्या करूं। अब आप 100 नंबर का पेपर है और 1 नंबर के एड होग अलाउंस ने आपको बुखार करा देना। उनमें ऐड करा कि ना करांगा तो नंबर ना कट जाए। सर जी नहीं, ऐसे नहीं सोचना। क्यों मैं बताता हूं सर, एड होग अलाउंस की वैल्यू 1 नंबर की है। जो चीज नहीं आ रही उसको सोचे, आपके पास स्टैंडर्ड क्या आपने सीखा हुआ है, एक बार उसको अप्लाई करें। यार हर चीज टैक्सेबल है सिवाय उसके जिसके बारे में आपने रूल पढ़ा हुआ। हमने रूल कुछ तो पढ़े हुए हैं, स्टैंडर्ड कौन कौन सी चीजें एग्जाम्प्ट, और कुछ ये पढ़ा हुआ है कि जनाब भाईजान काम करने के लिए नहीं, काम करने के एवज मिले, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे, काम करने के एवज दे। यही बात है ना, उसने काम करने के लिए या काम करने के एवज पे कोई बहस नहीं की। यही हमारा टारगेट था, यही हमने परफॉर्म करना। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? सर इस तरह से आपको ये वाला सवाल हल करने हैं। आपके पास जो सेल्स टैक्स वाला सवाल था, आसान सवाल था। आउटपुट निकालिए, इनपुट निकालिए, प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट निकालिए, अपोर्शनमेंट की वर्किंग कीजिए और वहाँ से प्लेस कर दीजिए। अपोर्शनमेंट की वर्किंग कॉन्सेप्चुअली बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए आपकी। ठीक हो गया? आपके सेल्स टैक्स में ये था। सेल्स टैक्स की वर्किंग, सर आपने मेहरबान वाला सवाल किया हुआ है, येस और नो। जिस बच्चे ने मेहरबान वाला सवाल किया उसके लिए ये सवाल बिल्कुल आसान है। तकरीबन वही एडजस्टमेंट है सारी, तकरीबन वही एडजस्टमेंट है सारी। तो अगर आपने मेहरबान वाला सवाल नहीं किया तो मेहरबानी करके मेहरबान वाला सवाल कर ले। सर वो आज तक सेल टैक्स के जितने सवाल आए हैं सबसे अच्छा सवाल है मेरे पास। आप में से जो बच्चा नहीं किया और उसे समझ नहीं आया, मुझे एक व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको लिंक भेज दूंगा मेहरबान वाले सवाल का। पूरा सवाल कराया हुआ, आराम से उसको देख लीजिएगा। ठीक हो गया? तो मेहरबान वाला सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अच्छा जी, उसके बाद मैं आ गया दूसरे सवाल की तरफ, सैलरी वाले सवाल की तरफ। सैलरी की अगर मैं बात करूं तो सर एक सगीर वाला सवाल, सर सगीर वाला सवाल सबसे अच्छा सवाल है सैलरी का। आइडियली आप सबने वो किया होना चाहिए। अगर नहीं किया तो जनाब आपको वो करना पड़ेगा। वो सवाल करके ये वाला सवाल अटेम्प्ट करेंगे, आपको ये हलवा लगेगा। वो फुल टाइम टीचर था, ये क्या है? रिसर्चर है। दोनों को सेम टैक्स क्रेडिट मिलता है। फॉरेन इनकम भी इसमें है, वो बिल्कुल बिल्कुल उसी के पैरेलल सवाल।
मैं आपको सवाल इसलिए आइडेंटिफाई करा रहा हूं कि ये सवाल अगर आपने सही वाला सवाल नहीं किया या समझ नहीं आया, एक व्हाट्सएप आपने मुझे करना है, मैंने आपको उसका लिंक भेज देना, वो सवाल भी आप आराम से कर सकेंगे। तीसरा न्यूमेरिकल भैया सेल टैक्स हो गया मियाँ साहब, जेम्स बॉन्ड वाला सवाल। सर जी ये तीसरे वाला सवाल है, इसको अगर हम देखें तो एक मोहम्मद असगर वाला सवाल है आपके। सर ये बिल्कुल उसके पैरेलल सवाल था। तो अगर आपने मोहम्मद असगर वाला सवाल किया है तो आपको ये सवाल बिल्कुल आसानी से आ जाना चाहिए था, और अगर नहीं किया तो आप मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। ठीक हो गया। टारगेट और एम, इस वक्त ये वाला पेपर अप्रोच सिखाना है। अभी हम जो जिस तरह मैं जब आपको न्यूमेरिकल कराता हूं तो मैं कहता हूं आज मैं आपको सैलरी की एडजस्टमेंट, सैलरी नहीं पढ़ाने आया, आज तो मैं आपको ये सिखाने आया हूं कि डाटा को कैसे हैंडल करते हैं। याद है? तो उस दिन हमारा एम ये नहीं होता कि आपको अकोमोडेशन क्या होती है ये सिखाई जाए, कि आप कौन सा बेनिफिट टैक्सेबल होता है ये सिखाया जाए। उस दिन तो हमारा एम होता है कि यार ये 36 चीज़ें लिखी हुई हैं, कैसे कैसे कहाँ पे न्यूमेरिकल में प्लेस करना है, यस और नो। बिल्कुल इसी तरह आज का हमारा टारगेट ओवरऑल पेपर को हैंडल करना और मैनेज करना है, इंडिविजुअल टॉपिक कराना नहीं है। हाँ, इंडिविजुअल टॉपिक, इंडिविजुअल एरिया समझना है, मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको रेलेवेंट एरिया का एक्सट्रैक्ट भेज दूंगा। मैंने एक शीट बनाई हुई है, उसमें 5 दिन के 10 सेशंस हैं, 10 के 10 शेयर हैं, आप शेयर हुए हुए हैं, वीडियो शेयर हुए हैं, वो देख सकते हैं। हाँ आखिरी एक बात ये भी है कि सर आपके पास अगर पीछे अब 10 दिन है तैयारी करने के लिए और आप परेशान हैं कि सर अब तैयारी कैसे करें, तो सबसे पहले ये डिसाइड करें कि आपका कौन सा एरिया वीक है। मैंने पेपर डिस्कस कर दिया, हूँ सर अगे की करना, उसकी बात हो रही है। सर कौन सा एरिया वीक है आपको इस पेपर से समझ आ गया है। अगर आपने कैपिटल गेन में वो वाली चीज़ें नहीं याद की थी, डीम्ड इनकम की एक्सेप्शन, तो आपको बड़ी तकलीफ होनी चाहिए कि यार 8 नंबर 10 वाला तो निकल गया। और अगर आपने ग्रीन फील्ड नहीं याद किया था तो फिर अपने आप को कोसेंगे, यार ये तो मुझे आना चाहिए था, ये क्या बकवास हो रही है। सही बता रहा हूँ, सही बता रहा हूँ। अगर आपको सेल टैक्स की वो सस्पेंशन वाला टेम्पररी रजिस्ट्रेशन वाला एरिया नहीं आ रहा तो सर ये ज्यादती है, वो आपको पहले तो ये स्टेप है। दूसरे नंबर पे आप आइडेंटिफाई कर पाए कि कमी किधर है। अगर आप आइडेंटिफाई कर पाए तो यस, ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव था कि भैया ये आप पेपर वाले दिन आइडेंटिफाई करते तो काम बड़ा लमक जाना था। आपके पास आज जागने का मौका है, आप आइडेंटिफाई कर पाए कमी कहाँ पर है। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप इसको ओवरकम कर सकते हैं इन रिमेनिंग डेज में जहाँ पर आपको वीकनेस है। आपको मिसाल के तौर पे बिजनेस का न्यूमेरिकल नहीं हैंडल हुआ, मैंने बार बार एक ही बात की, एक गो में बिजनेस के आखिरी 6 अटेम्प्ट्स के न्यूमेरिकल कर लें। सर ऐसी की तैसी न्यूमेरिकल उसके बाद आपसे हैंडल ना हो, मैं मजाक नहीं कर रहा। एक गो में 6 रोज दा एक नहीं सर, एक गो में 6 करें, आपका न्यूमेरिकल कवर हो जाएंगे। यार रिपीट हो रही हैं सारी एडजस्टमेंट्स, एक करते हैं, दूसरा करते हैं, तीसरा करते हैं तो कहते लो ये तो पहले में से एडजस्टमेंट आ रही है, चौथा करते हैं एडजस्टमेंट कोई किसी सवाल से कोई किसी सवाल से, ऐसे जैसे कॉपी पेस्टिंग हो रही है। 6 न्यूमेरिकल। आपको सेल टैक्स में प्रॉब्लम आई, आखिरी 6 अटेम्प्ट्स के न्यूमेरिकल करें, सेल टैक्स कहीं नहीं जाता। आपको सैलरी में प्रॉब्लम आई, आखिरी 6 अटेम्प्ट्स, लेकिन करना अब एक गो में। ठीक हो गया। उसके अलावा अगर आपको लगा कि क्रैमिंग में मसला है, न्यूमेरिकल एरिया स्ट्रांग होना चाहिए, लेकिन अगर आपको लगा कि क्रैमिंग में मसला आ रहा है तो क्या करना चाहिए, एरिया सेलेक्ट करें और उनको पक्का याद करें।
देखिए अगर आप बहुत समझदार हैं और आपने कैपिटल गेन बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है और आपको सारी समझ है और आपको अपने ऊपर एतमाद भी है कि कोई मसला नहीं, जो भी सवाल आएगा हैंडल कर लेंगे, यकीन माने आप इस 8 में से 4 प्रोड्यूस नहीं कर सकते सर। वहाँ पे मेहनत लगती है, जब आपको 9 लिखे हों और 8 आ जाए वो आप नहीं कर पाते, उसके लिए मेहनत लगती है। क्रैमिंग कहाँ कहाँ करनी है, बहुत सेलेक्टेड एरियाज़ हैं क्रैमिंग के, लेकिन आपने मेक श्योर करना है कि आप उन एरियाज़ को क्रैम करें। चैप्टर 4 में डेफिनेशंस हैं, उसमें ख़ास तौर पे पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन, टैक्स पेयर की डेफिनेशन, ये एरियाज़ इंपॉर्टेंट हैं। चैप्टर 5 में मोर और लेस ज़्यादा जो है वो न्यूमेरिकल बेस्ड एरिया ही है। एक आध एक्सेप्शन है जो इम्पोर्टेंट है, या वो वैसे ही पूछ ले कि पेंशन की टैक्सेबिलिटी बताओ, ठीक है, तो आपको वो जहन में होनी चाहिए। चैप्टर नंबर 6 मोर और लेस जो है वो न्यूमेरिकल है, लेकिन अगर वो पूछ ले कि डिडक्शंस कौन सी अलाउ होती हैं, तो यार कुछ 4-5 अपने जहन में होनी चाहिए कि आप प्रोड्यूस कर लें। चैप्टर नंबर 7 और 8 मोर और लेस सारे का सारा न्यूमेरिकल है, लेकिन अगर वो पूछ ले कि एंटरटेनमेंट एक्सपेंस पूछा ही है, अच्छा मैं जेरी गल्ला कर रहे हैं वो पास पेपर की बेस पे कर रहा हूँ, एंट निकाल के देख लिया, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस वो पूछ लेता है अचानक ही, कहने को है न्यूमेरिकल वाला चैप्टर। चैप्टर नंबर 9 में डीम्ड इनकम तो वाजिब है ना कि आप इस बार करें, एक तो नया आया और इम्पोर्टेंट भी बहुत है। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 10 में मेनली जो चीज़ है प्रॉफिट ऑन डेट की टैक्सेबिलिटी, एफटीआर की टैक्सेबिलिटी, डिविडेंड की टैक्सेबिलिटी और उसकी एक्सेप्शंस, क्या कहते हैं फी फॉर टेक्निकल सर्विस क्या होती है और उसकी टैक्सेबिलिटी, ये वाले एरियाज इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। चैप्टर नंबर 11 में आ जाए कहने को तो जनाब लॉसेस वाला एरिया प्योर न्यूमेरिकल है, लेकिन जालिम ने 9 मार्क्स का पूछ लिया था, बिजनेस के लॉसेस, कैपिटल गेन के लॉसेस को प्रोविजंस बताएं। तो सर ये एरियाज पूछे जा सकते हैं। चैप्टर नंबर 12 एओपी मोर और लेस जो है वो एक न्यूमेरिकल एरिया है, मगर उसमें भी वो जो ट्रांसफरर और ट्रांसफरी वाली जो एरिया है वहाँ पर क्रैमिंग की ज़रूरत है। फिर चैप्टर नंबर 13 की बात करूँ तो ये भी ज़्यादा न्यूमेरिकल बेस्ड एरिया है, लेकिन रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट क्या होता है और उस पर टैक्सेबिलिटी क्या है, शॉर्ट टर्म रेजिडेंट क्या होता है और उसकी टैक्सेबिलिटी क्या है, कम से कम ये वाले एरियाज नोट कर लें, या जो अब आप रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे, मैं इसीलिए रिकॉर्डिंग भी ऑन करवा दी कि वो चीज़ें मार्क कर लीजिएगा कि यार इन सारों को क्रैम करना है। अच्छा आगे चलते हैं, मैं असल में देख रहा हूँ कि एसी दोनों चल रहे हैं। अच्छा उसके बाद अगली बात क्या है, 13 तक पहुँच गए थे। चैप्टर 14, 15 और 16। अब सर देखिए, अब मेरे पास बहुत से बच्चे आए हैं और उन्होंने कहा कि सर बस वो ही रह गए हैं, मुझे पहले ही पता था। मैंने अगर सबसे ज़्यादा, आप चैप्टर 14 की आज भी रिकॉर्डिंग निकाल के देखें, सबसे पहली बात यही की कि भैया ये आपको तैयार आज नहीं करेंगे तो फिर बाद में होगा नहीं। अब अल्लाह करे आपको अगली अटैम्प्ट का मुंह ना देखना पड़े, नहीं तो मज़े की बात बताऊं, अगली अटैम्प्ट में भी इस दिन में यही वाले टॉपिक रहते होंगे। नहीं तो जो दूसरी अटैम्प्ट दे रहे हैं उनसे पूछ लें कि यार आपको कौन से एरिया भी क्या 14, 15, 16 रह गए, बाकी पक्का कर लिया मैंने। तो सर अक्लमंद तो वही है जो सीख ले। अच्छा जनाब, अब इसमें सर प्रायोरिटी बता दें, कौन सा पहले करें कौन सा बाद में करें, भी टाइम शॉर्ट रह गया। भैया सबसे पहले 14 चैप्टर कर लो, दूसरे नंबर पे 16 चैप्टर में मेनली अपील, कमिश्नर अपील और एपेलेट ट्रिब्यूनल, ये वाला एरिया पक्का कर लो। फिर उसके बाद 15 में, और पिछली बार भी 15 में से आया है, उससे पिछली बार भी आया, तो हम एक्सपेक्ट करें कि शायद 14 वाला एरिया ज़्यादा पूछ ले, या 16 वाला पहला हाफ जो है इसका एपेलेट ट्रिब्यूनल तक वाला। कमिश्नर अपील से उसने सवाल पूछा है, ये जो सवाल था एपेलेट ट्रिब्यूनल का, ये मैंने बनाया हुआ है इन एंटीसिपेशन के शायद इस बार ये आए। अच्छा जी, 14, 15, 16 भी हो गए। अब 17, 18, 19 की बात करूं तो वो जो सप्लाई कब होनी है, सप्लाई क्या है, सप्लाई की वैल्यू क्या होगी,
ये वाली चीज़ें ज़्यादा न्यूमेरिकली टेस्ट होती हैं। जो थ्योरेटिकली एरिया टेस्ट होता है, रजिस्ट्रेशन, डी रजिस्ट्रेशन, सस्पेंशन, टेम्पररी रजिस्ट्रेशन और ब्लैक लिस्टिंग, ये वाला एरिया एक एरिया चंक है पूरा जो ज़्यादा टेस्ट होता है। उसके अलावा यूनिट 4 में जहाँ पर वो कहते हैं ना एक्स्ट्रा टैक्स और कैपेसिटी टैक्स और टैक्स ऑन रिटेलर और स्टील रोलर्स वगैरह, वो वाला एरिया भी याद करना, वो 2 नंबर 3 नंबर का उसमें से वो पूछ लेता है। फिर वो वाला एरिया अगर आप इसको ये रखें तो ये वाला एरिया फिर डेफिनेशंस में मैन्युफैक्चरिंग की ये 2-4 डेफिनेशंस हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तैयार कर लीजिएगा। उसके अलावा चैप्टर नंबर 18 में अगर बात करें तो उसने लास्ट टाइम पूछ लिया कि इनवॉइस में क्या क्या होता है या डेबिट नोट में कौन पर्टिकुलर्स क्या होते हैं, वो चीज़ें एक बार देख लेंगे। उसको मैंने एक तरीके से इसलिए समझाया था कि उसको याद करने में आसानी हो। लो जनाब, वो वाली बात भी हो गई थी। और इसके बाद इससे अगला जो चैप्टर था 19, उसमें रिटर्न की बात है, असेसमेंट की बात है। रिलेटिवली वो कम टेस्ट होता है। आम तौर पे अगर यही आप मुझसे जब मैं सेल टैक्स पढ़ा रहा था तब पूछते तो मैं क्या कहता, मैं यही कहता कि भाई सारा इम्पोर्टेंट है, लेकिन आज पेपर के बहुत करीब हूँ तो आज मैं भी कह रहा हूँ कि यार अच्छा हूँ, गिनना हो गया, अल्लाह का शुक्र है, थोड़ा थोड़ा कर लो। आज मैं आपको ये बात कहता हूँ, सर क्या सारा याद करना ही अपने अल्फाज में लिखेंगे बेहतर है? ये सवाल मुझसे सेशन में पिछले 8 साल में सबसे ज़्यादा पूछा गया। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल जो मुझसे है वो ये है कि सर क्रैम करना ज़रूरी होता है या अपने अल्फाज में लिख सकते हैं? दूसरे नंबर पे कौन सा क्रैम करना है और कौन सा न्यूमेरिकली तैयार करना? इसका जवाब थ्रू आउट द सेशन मेरा ये होता है कि भाई याद करो, क्रैम करो। इस वजह से इस पॉइंट पर जब आप पहुंचते हैं ना तो फिर आपको पता होता है कि जो याद किया हुआ है बस वही थोड़ा थोड़ा ज़हन में है और जो पढ़ा था वो तो बिल्कुल ही फारग हो गया। ऐसा है या नहीं है? प्रेशर आ जाता है ना सर। इसी वजह से मैंने उस वक्त हमेशा कहा था कि याद करो। इस वक्त जो मैंने मेन एरियाज हाईलाइट किए हैं उसको पक्का क्रैम कीजिए, बाकी सबको अंडरस्टैंड करके पेपर देने चले जाइए। मेरी बात समझ आ रही है? अभी इस वक्त तक अगर आप जो चीज़ें याद हैं उनको याद रखें, जो चीज़ें याद नहीं हैं उनको अब याद ना करें सिवाय इस टॉपिक्स के जो मैंने भी हाईलाइट किए हैं। ये वीडियो मैं शेयर भी कर दूंगा। यार मेरी बात पिक कर सके हो? पता है क्या होता है सर, इस टाइम में ना उतना इजीली याद नहीं हो रहा होता, बंदा थोड़ा पैनिक हो रहा होता है, तो याद करने में टाइम बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट होता है। सर आराम से बैठे, ईजी होकर चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लें विद द एम के यार अगर आ गया ना तो मैं खुद कुछ प्रोड्यूस कर दूंगा अपने वर्ड्स में, मेरे पास कॉन्सेप्ट है। सर अगर आपने सही कॉन्सेप्ट प्लेस कर दिया ना 50% से ज़्यादा इंशाल्लाह आप ले जाएंगे। ठीक है, यही हमारा मकसद था क्लास का, यही टारगेट है। आप लोगों के लिए दुआ गो है कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। और इसके साथ एडिशनली ये कि यार टिल द डेट ऑफ एग्ज़ाम इंशाल्लाह मैं अवेलेबल होऊंगा आप लोगों के लिए। तीसरे नंबर पे विद इन 3 डेज़ आप लोगों को आपके स्क्रिप्ट्स चेक होके व्हाट्सएप हो जाएंगे। और हमारा एम यही था कि आप लोगों को कम से कम जहमत हो, एनवायरनमेंट एग्ज़ाम एनवायरनमेंट असेस भी कर लें, ना आना पड़े बार बार, ना जाना पड़े, ना कोई प्रॉब्लम हो। आपको इंशाल्लाह ये स्क्रिप्ट चेक होकर मिल जाएंगे। डिस्कशन हमने कर लिया है। मैंने तीनों न्यूमेरिकल्स को रेफ़र किया है 3 पास पेपर से। वो जब आप करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बल्कि सेम प्रोविजंस उठाई हुई है वहाँ से। सर आज के लिए इतना ही था। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो, जज़ाकल्लाह।